अरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से शेयर खरीदेगा, तुझे शेयर्स के बारे में कुछ पता भी है? ये सवाल पूछ पूछ के लोग ना सर दर्द कर देते हैं। और ये सवाल मैंने भी झेले हैं और ये सवाल आप भी झेलेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप उन्हें दें ना दें, इस सवाल का जवाब आपको खुद को ज़रूर पता होना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज इसी सवाल का जवाब चलिए मिलकर ढूंढते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और स्टार्ट करने की सोचते हैं, तब हम सबसे पहली चीज सोचते हैं वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए, शेयर मार्केट में सेफ्टी सिक्योरिटी तो मिल नहीं सकती, बट हाँ ये है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़े डिपेंडेबल हों और थोड़े लेस रिस्की हों। तो आज उन्हीं स्टॉक्स की मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। एज अ बिगनर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमने सुने होते हैं, हमें पता होते हैं और हम उन्हें हमेशा से लेने की इच्छा रखते हैं। और जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में, दैट इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो गाइज ये जो कंपनी है ये आपके सबके घरों में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर भिजवाती है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर खरीदते हैं। अगर आप अपना टूथपेस्ट देखेंगे, अगर आप अपना सोप देखेंगे, अगर आप अपना परफ्यूम देखेंगे, अगर आप अपना जो डिटर्जेंट है वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं HUL का ठप्पा आपको ज़रूर मिल जाएगा। और HUL एक ऐसी कंपनी जो सालों से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। तो एज अ बिगनर मैंने भी HUL को खरीदा था। और HUL एक ऐसा सेफ ऑप्शन है FMCG सेक्टर के अंदर जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं और इसने उनको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन करके दिया है। तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले HUL की। HUL मार्केट कैप 6,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन ये 6,10,000 करोड़ से ऊपर का है। तो गाइस ये ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो अराउंड 2600 या उसके ऊपर नीचे ये होगा। देखिए, एज अ बिगनर हमारे पास कभी कभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, बट अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है तो HUL इज अ गुड ऑप्शन। आप इसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, समझें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। HUL की अब जब हम बात करते हैं तो HUL में हम सबसे पहले देखेंगे उसका PE रेशियो कितना कितना ओवर वैल्यूड है, कितना अंडर वैल्यूड है। तो PE रेशियो अगर HUL की बात करते हैं तो वह है 66.4 का और इंडस्ट्री का PE रेशियो 61.5 का है। अब 66.4 यानी थोड़ा सा इंडस्ट्री के जो PE है उससे ऊपर है, यानी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा। देन अगर मैं बात करता हूँ इसके रिटर्न रेशियोज़ की, दैट इज़ 24.4 पे इसका ROCE है, यानी ये जो पैसा लगाया है उस पर रिटर्न कमा कर दे रहा है। ROE इज़ एट 18.4 और साथ ही साथ 1.33 की इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो यानी कि ये डिविडेंड भी हर साल हमें ठीक ठाक दे देता है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 17% का लास्ट टाइम इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था। और साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर मैं देखूं तो वो काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट क्वार्टर के अंदर। इसका लास्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग था 23% का। तो यानी कि ये अपनी सेल्स करने के बाद अपने एक्सपेंसेस जब उसमें से निकालते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें 23% का मार्जिन ये अर्न कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी हैंडसम मार्जिन फॉर एनी कंपनी। तो इसके बाद अगर अब हम आगे चल के देखते हैं तो इनकी सेल्स हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्च 2011 जब फाइनेंशियल ईयर वहाँ ख़त्म हुआ था तो 20,000 रुपये की पूरे साल की इनकी सेल्स थी मार्च 2011 में, दैट इज़ अराउंड 10 ईयर्स अगो। ठीक है, और अब इनकी सेल्स क्या है, और अब इनकी सेल्स है 52,000 रुपीज़ की। तो यानी कि इनकी सेल डबल से भी ज़्यादा हुई है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना इनकी सेल्स बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं इनके प्रॉफिट की बात करूँ तो 10 साल पहले प्रॉफिट था 2296, दैट इज़ 2300 करोड़ का। ठीक है, और अब 10 साल बाद अगर देखें तो दैट इज़ 8879, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनका प्रॉफिट भी ग्रो हो चुका है। तो यानी कि ये कंपनी जो अपनी सेल्स को 2.5 गुना बढ़ा रही है और अपने प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। अब अगर आगे चलते हैं, आगे चल के हमें देखना चाहिए कि इसकी जो स्टॉक का रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। हमने यहाँ प्रॉफिट की बात कर ली, हमने यहाँ सेल्स की बात कर ली, तो स्टॉक का प्रॉफिट देखते हैं। 3 साल में CAGR बेसिस पे 11% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 17% का। अब आप सोचिए, कोई कंपनी 17% का रिटर्न CAGR बेसिस पे आपको देती जा रही है, तो वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक आई वुड बिलीव। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी बैलेंस शीट में होती हैं रिजर्व्स।
रिजर्व कहाँ काम आते हैं? रिजर्व काम आते हैं आपको डिविडेंड देने के लिए और कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए, जिसे हम केपेक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर रिजर्व की बात करूँ, मार्च 2011 में रिजर्व था कंपनी के पास 2519 करोड़ का, और आज जो रिजर्व है वो है 48,826 करोड़ का। तो बोरोइंग्स जो है वो ज़ीरो थी तब, अब बोरोइंग्स लास्ट 2 साल में थोड़ी दिख रही हैं 1043 करोड़ की। बट हाँ, कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है कि वो एक बारी में पे ऑफ कर सकती हैं सारी की सारी बोरोइंग्स। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिजर्व्स अच्छे हैं और बोरोइंग्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं उसके मुकाबले। तो कंपनी के पास पैसा पड़ा है। तो यानी, और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखते हैं तो 61.9% की जून 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईज़ की होल्डिंग जो है 13.3% की, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इस पर भरोसा रहा है। डीआईआईज़ जो हमारे हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी 12.2 की होल्डिंग है, और जो आप और मैं, हम पब्लिक हैं, उनकी 12.6 की होल्डिंग है। सो गाइस, अब हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे। दूसरा स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं डिपेंडेबिलिटी को बयान करता है। उसका नाम सुन के ही हमें डिपेंडेबिलिटी का एक सेंस आ जाता है कि हाँ, ये स्टॉक भी डिपेंडेबल तो है यार। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ HDFC बैंक की। HDFC बैंक एक एपेक्स बैंक है जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर और ओवरऑल इंडिया के अंदर लीड कर रहा है। तो HDFC बैंक की मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से ज़्यादा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और स्टॉक का पीई अगर मैं चेक करता हूँ दैट इज़ 20.2 का, इंडस्ट्री का पीई है 17.9 का। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिलता है। ठीक है, स्टॉक का प्राइस करेंटली है 1442 का जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो स्टॉक का ROCE है 5.83 का, ROE है 16.6 का, यानी स्टॉक अपना लगाए हुए पैसे पे रिटर्न जनरेट कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 1.08 की, यानी स्टॉक ठीक ठाक डिविडेंड भी हमें दे देता है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ ठीक ठाक डिविडेंड ये दे रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ 28% लास्ट ईयर, 28% का प्रॉफिट मार्जिन किसी भी धंधे में बॉस, ज़बरदस्त। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लास्ट क्वार्टर के इनके मार्जिन की, दैट इज़ 16% का। जून 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन इनका 16% था, यानी कंपनी ने जो भी सेल करा उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके जो हमारा प्रॉफिट रह गया वो 16% पे था। अब इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी जो है वो परफॉर्म कैसा कर रही है। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू 10 साल पहले क्या था। एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम देख लेते हैं। कंपनी का जो 2011 में रेवेन्यू था दैट वाज 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू 10 साल पहले था। और आज कहाँ कंपनी स्टैंड कर रही है? तो गाइस, कंपनी का आज का रेवेन्यू इज़ 1,35,900 करोड़। 20,000 10 साल पहले, 1,35,000 अब। तो अब आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो चुका है। 6.5 या 7 टाइम्स आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। तो ये उसमें आता है। ठीक है, अब साथ ही साथ इनका, अब हम प्रॉफिट भी अगर देखते हैं, यहाँ पे हम इनका नेट प्रॉफिट अगर हम उठाते हैं तो 3,900 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका 2011 में, और अब 38,000 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। प्रॉफिट 7, रेवेन्यू 7 गुना बढ़ा, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा। तो ऐसी ज़बरदस्त बैंक को हम क्या ही बोल सकते हैं, मतलब कमाल है। अब अगर मैं देखता हूँ कि स्टॉक ने परफॉर्म कैसा करा, ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस थी, कंपनी की परफॉर्मेंस स्टॉक में भी तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो स्टॉक जो है लास्ट 10 साल से 17% की CAGR से बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी 17% की CAGR से बढ़ती है यानी वो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। ठीक है, वो आपको 500-300% का रिटर्न हर 2-4 साल में नहीं दे रहा है, लेकिन 17% ऐसा एक है जो आप कंसिस्टेंटली जिसके अंदर पार्क कर सकते हैं अपना पैसा। देन हम रिजर्व्स की बात करते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं? कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं दैट इज़ 25,000 करोड़ का 2011 में, और अभी जो रिजर्व्स हैं उनके पास हैं 2,46,772। तो यानी कंपनी के पास रिजर्व्स भी भाई अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब हम बात करते हैं बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग से ही उनका काम चलता है। जो पैसा वो हम वहाँ जमा करते हैं और जो हम सारी चीज़ें उनको देते हैं वो उनके सर पे एक लायबिलिटी है, तो वो एक तरीके से उनकी बोरोइंग्स ही हैं। तो उसी के साथ, उसी को लेके वो आगे लेंड करते हैं और उसी से ही वो पैसा कमाते हैं। तो उनकी बोरोइंग्स हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि अरे बैंक के ऊपर तो लोन है, ये है, ये होता है क्योंकि जो हम पैसा देते हैं दैट इज़ अ बोरोइंग टू देम, उनके सर पे लायबिलिटी ही है। तो बैंक्स की बोरोइंग हमेशा आपको मिलेंगे। बट 2,46,000 करोड़ अगर किसी के बैंक मतलब रिजर्व पड़ा है तो वो डिविडेंड भी दे सकता है और
कुछ छोटे बैंक्स भी मर्ज कर सकता है और काफ़ी सारी एक्सपेंशंस भी कर सकता है, अपनी ब्रांचेस खोल सकता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 5.73 का है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2022 में। ऑन FIIs में 32.31% का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो 32.31% का FIIs का इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी इस पर भरोसा रहा है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी 27% का इसके अंदर स्टेक है। तो 27% का स्टेक ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंसेस हाउस है, ये सब के सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी भरोसा देता है। गवर्नमेंट का 0.16% का स्टेक है यहाँ पे, और पब्लिक जैसे आप और मैं, हम आम आदमी जो हैं, हमारा 14.69% का स्टेक यहाँ पर है। तो इसको आप ध्यान रखें कि इसके अंदर ये भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी होल्ड करते हैं। तो सो गाइस, द थर्ड स्टॉक इज़ द IT जाइंट TCS। यस, TCS एक ऐसा IT जाइंट है जो आई डोंट नो कितने सालों से लोगों की वेल्थ क्रिएट कर चुका है और कितने सालों तक करता रहेगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि TCS एक काफ़ी डिपेंडेबल नाम रहा है मेरे करियर में भी। तो TCS जो है वो मार्केट कैप उसकी है ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ की। तो हाँ, आपने सही सुना, 11 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का PE अगर मैं देखूँ तो 29.4 पर है, इंडस्ट्री का PE 26 पर है। थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन इसका भी है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये IT का सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया का अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो इसके रिटर्न रेशियोज़ हम चेक कर लेते हैं। रिटर्न रेशियोज़ में इसका ROE है ROCE है 54.9 का, ROE है 43.6 का। तो यानी कंपनी पैसा अच्छा बना रही है भाई, जो पैसा लगाया है उस पर पैसा अच्छा कमा रही है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 1.4 की है। तो IT सेक्टर जो होता है, कैश रिच कंपनीज होती हैं, FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, दीज आर कैश रिच कंपनीज, इनके पास पैसा होता है, तो ये डिविडेंड भी अच्छा खासा हमें देती हैं। 1.4 का डिविडेंड इज़ नॉट बैड, अच्छा डिविडेंड इनका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर था दैट वाज 20%, 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ लास्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग मार्जिन दैट वाज 25%, जो इनकी सेल्स और एक्सपेंसेस माइनस करके जैसा हम बात करते आ रहे हैं 25% का था। उसके बाद कंपनी के ऊपर डेट देखा जाए भाई कितना है, डेट इज़ 0.09, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम अच्छा माना जाता है। तो 0.09 मतलब बहुत कम डेट है इनके पास। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, आगे जाके हम देखते हैं कि इनकी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसी थी। तो लास्ट डिकेड यानी मार्च 2011 में सेल्स थी 37,325, ठीक है। तो 37,000 का हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि 37,000 की इनकी सेल्स थी मार्च 2011 में। मार्च 2022 कम दिस मार्च 2022 इट वाज 1,91,000। क्या क्या करते हैं यार ये लोग, 37,000 की सेल्स से 1,91,000, 6 टाइम्स इनकी सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ इनका नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो 9,000 करोड़ था 2011 में, और मार्च में है 38,000 करोड़ का। तो यानी 4 टाइम्स का जंप इनके नेट प्रॉफिट में भी है। और हाँ, ये डिविडेंड देती है कंपनी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड आपको देती रहती है, तो अच्छा डिविडेंड देती है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी, तो लास्ट 10 साल में 17% की CAGR से बढ़ा है। तो यानी दिस इज़ ऑल्सो अ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टॉक, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स पे, कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है लास्ट 2011 मार्च में था 24,000 करोड़ का, ठीक है। और अभी करेंटली इनके पास है 88,000 करोड़ का। तो यानी ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स या 4 टाइम्स इनका हो गया है रिजर्व्स भी बड़ा। अब आप सोचिए, किसी भी कंपनी को इंटरनेशनली भी खरीद सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं, किसी भी स्टार्टअप में पैसा डाल सकते हैं, और हाँ, डिविडेंड तो हमें देते ही देते हैं। तो रिजर्व्स इनके बहुत अच्छे हैं, और बोरोइंग्स जो हैं सिर्फ 7,800 करोड़ की हैं, तो ये कभी भी उसको पे ऑफ कर सकते हैं। तो इस चीज़ से तो हमें निश्चिंत रहना है कि कंपनी के सर पे उतना भारी लोन नहीं है जो ये चुका ना सके। तो गाइज़, अब मैं अगर आगे जाता हूँ तो आगे जाके बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। 72.3% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसके अंदर, 72.3% की, यानी प्रमोटर्स का काफ़ी भरोसा खुद की मैनेजमेंट पर है। उसके बाद FIIs जो बाहर के फॉरेन बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल हाउसेज हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर में इन्वेस्ट करती हैं, उस टाइप के बहुत बड़े बड़े FIIs होते हैं। FIIs की 13.5% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस हाउसेज ये सब होते हैं, उनकी 8.36% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट 0.05 होल्ड करती है, और आप और मैं, हमारे जैसे आम आदमी 5.8% की होल्डिंग इसमें लेकर बैठे हैं।
तो यानी कि इस स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और हमारी होल्डिंग है, बट हाँ सबसे बड़े होल्डर्स इसके अंदर प्रमोटर्स हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कौन नहीं जानता, अंबानी साहब को कौन नहीं जानता। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है। इसका मार्केट कैप नियरली 18 लाख करोड़ का है और इसका स्टॉक देखते हैं कैसा चल रहा है। स्टॉक का पीई है 27.6 का, इंडस्ट्री का पीई है 12.1 का, तो ये ओवर वैल्यूड काफ़ी चल रहा है अपने इंडस्ट्री के पीई से। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न रेशियोज़ की, तो आरओसीई है 9.42 का, आरओई है 8.16 का, तो यानी कंपनी रिटर्न भी ठीक ठाक कमा रही है अपने पैसे पे, और डिविडेंड यील्ड है 0.31 की, तो यानी हर साल थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देते हैं ये। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 9.4 का, 9.4 का नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका लास्ट ईयर था, ठीक है। तो और लास्ट क्वार्टर का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देख लें तो वो था 17% का, 17% का इनका नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था लास्ट क्वार्टर जून 2022 का। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका है 0.41, विच इज़ नॉट गुड, नॉट दैट बैड, ठीक है 0.41 चल सकता है, 1 से कम है चल सकता है, बट हाँ डेट अगर और कम हो जाए तो वो और अच्छा रहेगा। अगर उसके बाद हम आगे जाते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो मार्च 2011 में सेल्स थी 2,65,000 की और मार्च 2022 में ये बढ़कर हो चुकी हैं अराउंड 6,98,000 की, तो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट सेल्स बढ़ चुकी हैं 10 सालों के अंदर। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट इज़ 19,294 का 2011 मार्च, और मार्च 2022 में 60,000 का, 3 टाइम्स द प्रॉफिट। तो आप सोचिए 60,000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट मार्च में इन्होंने रिपोर्ट करा है। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है इन 10 सालों के अंदर, इन 10 सालों के अंदर स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है 21% के CAGR की ग्रोथ से ये स्टॉक ग्रो हुआ है। 21% की इनकी जो कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट है वो 21% रही है, तो 21% की कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट इज़ सुपर्ब। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व्स की, तो इस स्टॉक के पास रिजर्व्स थे 10 साल पहले ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के, और अभी रिजर्व्स हैं इनके ऑलमोस्ट 7.72 लाख करोड़ के, तो यानी अब आप सोचिए ऑलमोस्ट 4-5 गुना तो रिज़र्व ही इनके बढ़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है कि थोड़ा लोन कम करने की उसमें इनके पास पैसा है कि अपना लोन कम कर सकते हैं, और लोन कम हो जाए तो यार ज़्यादा अच्छा रहता है, कंफर्ट आ जाता है हम जैसे लोगों के लिए कि हाँ डेट फ्री कंपनी है। प्लस रिलायंस के अंदर एक चीज़ और है, रिलायंस इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट। रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जियो है, रिलायंस रिटेल है, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी कंपनी हैं। अभी इन्होंने कुछ साल पहले कुछ कंपनीज इन्होंने हायर करी हैं। बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स जो हम पहनते हैं हमें नहीं पता, डीजल, एम्पोरियो, अरमानी, ये सब भी रिलायंस के ही हैं। तो हैमलीज जो टॉयज़ का आता है वो भी इन्हीं का ही है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। तो ये कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारी कंपनी से पैसा कमाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रमोटर्स की, तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50.62 की। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 23.9% का इसमें इन्वेस्टमेंट करा है, यानी उन्होंने भी अपना भरोसा रखा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 14.67 इन्वेस्ट करा है, यानी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंसेज ने। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है 0.17 का, पब्लिक का है 10.64 का। तो गाइज़ इन्वेस्टमेंट तो बड़े बड़े नामों ने कर रखी है, बड़े बड़े लोगों ने कर रखी है, और हम जैसे लोगों ने भी कर रखी है। तो यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है प्रमोटर्स का। तो ये भी एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली लोगों की वेल्थ क्रिएट करता रहा है पीछे, तो इसको भी आप रिसर्च करें, इसके बारे में भी पढ़ें और इसके बारे में भी आगे देख सकते हैं। सो द लास्ट स्टॉक फॉर दिस वीडियो नंबर 5 इज़ HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका और HDFC बैंक का मर्जर भी अप्रूव हो चुका है, तो वेरी सून जिनका मर्जर भी होगा, आई थिंक 1-1.5 साल तो लगता है। इतना लेंदी, इतना बड़ा प्रोसेस, इतनी बड़ी 2 कंपनियां देश की, इनको मर्ज करना है, बैंक को और लिमिट को, तो इनको मर्ज होने में टाइम तो लगेगा, बट हाँ ये एक फ्रूटफुल डिसीजन होगा। उसके बाद अगर मार्केट कैप पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 4,30,000 की मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पीई है वो 18.8 का है और इंडस्ट्री का 24.7 का है, तो यानी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पीई से तो कम है, तो यानी वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री से तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है भाई ये।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न रेशियोज़ में ROCE इज़ एट 8.6, ROE है 13.4 का, यानी कंपनी पैसा कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे। उसके बाद नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर वॉज 17.7% का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें हम लास्ट क्वार्टर की, तो दैट वाज 19%। तो 19% एक अच्छा नंबर है लेंडिंग के बिजनेस में। अब मैं अगर बात करता हूँ आगे इनकी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, तो मार्च 2011 लास्ट डेकेड में 25,000 का इनका सेल था और अब ये बढ़ के 1,35,000 का हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इनका सेल्स बढ़ा है एक डेकेड के अंदर। अब उसके बाद बात आती है इनके प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 10 साल पहले था 4,500 करोड़ का और करेंटली है 22,000 करोड़ का। तो यानी ऑलमोस्ट ये भी 6 टाइम्स बढ़ चुका है, सेल्स भी ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स और ये भी 6-7 टाइम्स। तो ये काफ़ी अच्छा है। और स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो स्टॉक की परफॉर्मेंस थी 13%, 10 ईयर्स के अंदर इन्होंने रिटर्न दिया, तो यानी भी कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ जो हम बात करनी भूल गए थे, दैट वाज डिविडेंड यील्ड, दैट वाज 1.27, यानी कंपनी डिविडेंड दे रही है ठीक ठाक, तो इसको भी हम मिस नहीं कर सकते। डिविडेंड तो किसको बुरे लगते हैं, डिविडेंड सब चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी रिज़र्व्स की, तो रिज़र्व्स जो हैं कंपनी के पास 10 साल पहले 20,000 करोड़ के थे और आज 1,80,000 करोड़ के करीब रिजर्व्स हैं, यानी 9 टाइम्स इनके रिजर्व्स ग्रो हो चुके हैं। बट हाँ, कंपनी के पास लोन है क्योंकि लेंडिंग के बिजनेस में है, तो बोरोइंग्स इनके पास हमेशा रहेंगी। बट हाँ, इस रिजर्व से अपना कुछ लोन भी पे ऑफ कर सकते हैं। हमें डिविडेंड्स तो मिलते ही हैं इनके रिजर्व से, और केपेक्स भी अगर ये ब्रांचेस नहीं खोलना चाहें तो प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब मर्ज होने वाले हैं HDFC बैंक के साथ, तो वो भी देखने लायक रहेगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड नंबर 1 लेंडर इन द बिजनेस मिल के कैसा काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 67.75% की है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 21% के हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का 0.14% का स्टेक है और हमारा और आपका 11% की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। तो ये 5 स्टॉक आज हमने डिस्कस करे। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, ठीक है। इसको आप कोई भी रिकमेंडेशन एडवाइस मत समझिएगा। इसको कोई भी स्टॉक को अगर आप लेते हैं उसके लिए हमेशा एक क्वालिटी रिसर्च आप खुद करें, डिसीजन मेकिंग आप खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें, तभी एक वैल्यूएबल डिसीजन आप ले पाएंगे। ना मेरी सुने ना किसी और की सुने, हमेशा जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, बिकॉज आपका पैसा, आपका रिस्क, आपको सोच के चलना है। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सो विद दिस गाइज वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और ऐड करके लाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या आपको कुछ बेटर पता चला है, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, सबको शेयर करिए। क्योंकि हमारा मोटो तो बहुत सिंपल है, स्टे टुगेदर, grow together and prosper together. I'll meet you in another video. Till then, bye bye, take care. Jai Hind.